बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, जबकि इसहाक डार साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना किसी डील का नतीजा नहीं है। एपेक्स कमेटी में भी आज सिंध का अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की है। मईशत के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। इसके अलावा भी अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, एक जानिब जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। क्या उनकी वतन वापसी तय है? जी, आज तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अपना ऑफिस खाली कर रहा हूँ और ऑफिस खाली कर रहा हूँ और वतन वापसी के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा हुई है, जिसमें एक बताया गया है कि उनको हार्ट का जो प्रॉब्लम, नवाज शरीफ साहब की सर्जरी ख़राब हो गई थी हार्ट की। सही। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स वाला मामला है ये तो अलग है, ये तो अलग कहानी, सामने पता चलेगा क्या बीमारी थी क्या था। लेकिन उससे पहले इनकी एक हार्ट सर्जरी जो है वो एंजियोप्लास्टी होनी थी। एंजियोप्लास्टी प्लास्टी होनी थी, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ गई। सही। और एंजियोप्लास्टी ये कि वो जो बैलून से इन्फ्लेट करके और जो भी स्टेनोसिस होता है उसको खोलते हैं, तो वो जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद फिर वो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी, वापस भी आ गए थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म। और लेकिन ये जो मामला है अब है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है कि जी उनको हार्ट का मसला रहा है, तो ये कि फॉलोअप की ज़रूरत होगी। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने भी आज गुफ्तगू की और वो जाहिर है कि अब वापस आ रहे हैं, लेकिन कानूनी मामला किस तरफ जाएंगे और सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी ये अभी कुछ नहीं कह सकते। और इलेक्शंस कब होंगे ये बात भी एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा। उसकी वजह यह है कि जो यकम नवंबर है उससे गालिबन 4 महीने का बजट पेश करने की निगरान हुकूमत तैयारियां कर रही है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सारा फंड वगैरह रुक जाएगा। तो एक शॉर्ट बजट लाने की, यानी वो बजट जो है फिर वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये इस तरह से अगर हम उसको कर सकते हैं तो 4 महीने का एक बजट जो है वो लाने का प्लान हो रहा है। तो अब कहाँ जाती है सियासत, कानूनी मामलात क्या होते हैं, उससे पहले क्या, ये जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिंग प्रोसीजर बिल लगा हुआ है, उसकी फुल कोर्ट समाअत है 9 तारीख को, और बहुत कुछ होना है अभी। तो अब इसमें रह गए 14 दिन जी। नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी 21 तारीख की लगाई जाए तो 14 दिन रह गए। उससे पहले सऊदी अरेबिया और यूएई, तो वो मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में फिर उनको वहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। और सियासी अदम इस्तेकाम है बहुत ज़्यादा। यानी ये जो बात है ना कि कोई डील नहीं हुई, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, कोई डील नहीं हुई। यानी इस मामलात पे यहाँ पर एक जो है ना बस एक ओपन एंडेड सा मामला है कि वापस आएँ तो कानूनी टीम कह रही है कि आप अदालतों में से रिलीफ ले सकते हैं तो ले लें। और इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र ये था पहले मुस्लिम लीग नवाज का कि इलेक्शंस कैंपेन्स, इलेक्शन से वो 1-2 महीने पहले आएंगे। तो इलेक्शंस जो हैं वो अगर हो रहे हैं नवंबर में तो वो फिर अक्टूबर में आ जाएं। लेकिन अगर इलेक्शंस फरवरी में हो रहे हैं तो उस वक्त तक के, या जनवरी के आखिर में हो रहे हैं या कब हो रहे हैं खुदा जाने, क्योंकि फ़ैसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सदर ने एक ऐलान किया हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने दूसरा ऐलान किया हुआ है। तो ये जो है ना ये एक गेसिंग गेम है और अनसर्टेनिटी और कैसे क्या मामला किस तरह से। तो जाहिर है कि इरफान सिद्दीकी साहब ही जो है सबसे ज़्यादा करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। वो कह रहे हैं तो हम नहीं, वैसे भी वो आ रहे हैं क्योंकि अब वो ऑप्शन नहीं है इसके अलावा आने के अलावा। और इसी दौरान जो है वो अब
ये जो मईशत के हवाले से इश्यूज़ हैं, जी। देखें 4 रुपये से ज़्यादा 4 रुपये 45 पैसे आज जो है वो के इलेक्ट्रिक कराची के सार्फिन के लिए बिजली बढ़ा दी गई। है। अच्छा, ये जो 4 महीने के बजट की मैंने बात की है ना, मैं यहाँ पे 2-3 बातें इसकी वाज़ेह करूँ कि ये 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा तमाम तरक्याती इदारों का जो बजट है, और ये जो है ये 28 फरवरी तक का बनाया जा रहा है। सही। ये बजट 28 फरवरी तक का बनाया जा रहा है। ये बजट 1 नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का ये हुकूमत, निगरान हुकूमत बजट बना रही है। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्शन पहले भी हो सकता है, लेकिन ये फरवरी का भी बजट बना के जा रहे हैं। सही। बना रहे हैं अभी। सही। अच्छा, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो एपेक्स कमेटी के इजलास हो रहे हैं, इन पे ज़रा नज़र रखें। सही। ये जिसमें सूबों के निगरान वज़ीर आला हैं और ब्यूरोक्रेसी है और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले वो अदारे हैं, और उसमें आर्मी चीफ शरीक हो रहे हैं। अच्छा, उन पे इसीलिए नज़र रखें क्योंकि ये एक गैर सियासी एपेक्स कमेटी है। सही। यानी मरकज़ में एक बनी तो यहाँ पर बहुत से वज़ीरों को सब पता ही नहीं था कि उसमें क्या कौन सी बातें संजीदा डिस्कस हुई हैं। वो कुछ वज़रा को पता था, कुछ को पता ही नहीं था। इसी तरह से जो सिंध में है, तो सिंध में जो सिर्फ निगरान वज़ीर आला उसमें शरीक थे, बाकी ब्यूरोक्रेसी थी और अदारों के मुख्तलिफ अदारे जो कि मईशत के हवाले से वहाँ जो आर्मी चीफ ने बात की है। और यही पूरे मुल्क में मामला है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये जो मईशत की बर्बादी है और खाना ख़राबी है, इसका कैसे इसका हल निकालना है। ये जो 50,000 रुपये या इससे कम आमदनी के ऊपर टैक्स लगाने की बात थी, ये भी फेक न्यूज़ थी। इसकी भी तरदीद आज की गई। ये 2 ख़बरें ऐसी थीं जो गलत चलीं, और वो चला मुझे नहीं पता किस तरह। एक तो ये कि 5 लाख से जो जिन्होंने रखा हुआ है बैंक में पैसा वो निकाल लें, और ये वो बात वो भी गलत थी, और ये भी गलत बात है। कोई नए टैक्स नहीं लग रहे 50,000 से कम जिनकी आमदनी है उन पे, या 50,000 की आमदनी है उन पे कोई नए टैक्स नहीं लग रहे। तो ये 2-3 बातें। लेकिन इसमें जो एक बात दिलचस्प है, अब जाहिर है कि पॉलिटिक्स में देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं और ये किस तरह से होता है, एक तो ठहराव आ गया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि तमाम सियासी जमातों का इस वक्त ये बयानी है कि हम तो चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। जी। यानी आज शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। पीपल्स पार्टी भी कह रही है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, और यही तहरीक इंसाफ के सरबरा और यही हम भी कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं होने चाहिए। सही। और फौज की तरफ से तो बात हो गई ना कि वहाँ ईरानी तेल की स्मगलिंग में और बाकी जगहों पे है, तो वो करेंगे। उनके नाम भी आने चाहिए सामने, कौन कौन से लोग थे और ब्यूरोक्रेट्स कौन से थे, और ये जो नोटेबल्स हैं, ये जो हर दौर में घुस जाते हैं, ठीक है, कि जिनके घर पे दावतें होती हैं और वो बड़े बड़े साहिबान को बुलवाते हैं और पार्टियां करते हैं और फिर अपने काम करवाते हैं, नोटेबल्स, उनकी भी एक फ़हरिस्त है, बड़ी तवील फ़हरिस्त है। और फिर उसके बाद ये जो माफ़ी है सारी, मैं रोज़ की बात रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये सारा इनके ऊपर ग्राउंड वर्क हो रहा है। अच्छा, अब इस तरह से सूरत हाल है कि ये ग्राउंड वर्क इस तरह से हो रहा है कि जब ये ऊपर के लोग पकड़े जाएंगे ना, तो ग्राउंड पे सारा काम हो चुका होगा। जैसे, और फिर मैं मिसाल दूंगा कराची ऑपरेशन की। कराची ऑपरेशन में वो ग्राउंड पे सारा काम हुआ था। एक दिन कहा गया कि बंद कर दो शहर, और वो शहर बंद नहीं हुआ क्योंकि ग्राउंड पे सारा जो था वो काम मुकम्मल था। तो इसी तरह से ग्राउंड पे सारा काम हो रहा है तेज़ी के साथ, और वो तेज़ी के साथ उसके बाद फिर जो है वो कोई जो है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो रियासत को ये कहे कि हम बंद कर देंगे, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारे एकदम जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एहतसाब ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ कि तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा बुराई को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, और वो बेरहम रुथलेस अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है इस मुल्क में। यहाँ पर इस तरह के लोग भी हैं कि वो कहते हैं कि वो किसी और का कत्ल अपने ऊपर लेके ना, वो जो ड्रामा था ना वारिस अमजद मरहूम का, वो उसके बारे में है कि वो वक्त से पहले शायद बना लिया था। वो उसमें भी वो वक्त से पहले बना लिया गया था ड्रामा। उसको आज देखें आप तो वो लगेगा कि आज की कहानी है, कि वो जो चौधरी हशमत है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बदमाश नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है गाँव में वो स्कूल टीचर है। वो स्कूल टीचर जो
जो है वो मास्टर का बेटा पढ़ के आ गया, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो वहाँ पे शऊर लेकर आएगा। तो ये जो है ना कि शऊर लेकर आएगा, तो वो उसका कहता है इसको ख़त्म करो। उसका किसी बदमाश कोई उसका नहीं उसको जो शऊर लेकर आएगा, तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका वो है। और आप ये देखें कि आखिर में वो मर जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरी पगड़ी रहेगी, मैं मतलब किसी सूरत में ज़िद पे वो बंदा, अब उसको अच्छा करैक्टर कहें बुरा कहें जो भी कहें, लेकिन ये, और वो उसके अंदर जो है वो वक्त से पहले कि आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं वो बात जो कह रहा था कि वो शऊर वाली बात, कि वो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जी वो मास्टर का बच्चा शहर से आ गया पढ़ के, और वो हमें आंखें दिखा रहा है, और वो कई दफ़ा तंज भी करता रहता है कि सुना है तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए गया है मास्टर। अच्छा, तो वो बात ये सारी कि ये यहाँ पर अब एक शऊर आना लोगों में बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क के मामलात कैसे ठीक होंगे। अच्छा, और ये ठीक इस तरह से होने जा रहे हैं कि डॉलर जो है, फिर मैं कह रहा हूँ डॉलर की कीमत से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। आज हो गई है 6 गुजर गई आज, तो अगर 6 तारीख जो है वो डॉलर जो है वो 282 कुछ हो गया है, इसको 250 तक लाने की बात हो रही है। लेकिन अगर 250 तक नहीं भी आता, आज की सतह पे ही रुक जाता है, फर्ज करें ये रोज गिर रहा है, सही है, ठीक है ना, यानी डॉलर की कीमत गिर रही है, रुपया मुस्तकम होता जा रहा है। अच्छा, ये अगर इसी तरह से रहता है तो 15 तारीख को, अच्छा लोग जज्बाती हो रहे हैं, बड़े लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये तेल की कीमत कितनी कम होगी, क्योंकि दुनिया में भी गिर रही है और ये पाकिस्तान के अंदर रुपया। तो जो समा की वेबसाइट है उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, ये 29 स्लाइड ज़रा लगाएं तो वो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख को पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 41 रुपया सस्ता हो सकता है, 41 रुपीज़ लीटर। अच्छा, इसको मैंने कैलकुलेट कर किया मैंने, तो ये कहीं ये 25 रुपये लीटर हो रहा है, कहीं ये 30 रुपये लीटर हो रहा है। लेकिन इतनी तेज़ी के साथ अब आप देखें ना कि छोटे छोटे अपने इश्यूज़ बर्दाश्त कर रहे हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है कि समा अपनी वेबसाइट पे, ये समा की वेबसाइट है अभी की, कि 41 रुपया जो है वो कम हो जाएगा फी लीटर। अच्छा, ये अब इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कम होगा ज़रूर होगा, वो कितना होगा इस पर बहस चल रही है, कोई 22 रुपये कह रहा है, कोई 30 रुपये कह रहा है, जंग की वेबसाइट पे कुछ और है, उनकी वेबसाइट पे कुछ और है। अच्छा, और ये जो हैं ये 22 रुपये एक्सप्रेस बता रहा है, तो मतलब है कि 41 रुपये समा बता रहा है, सब अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम होने की जो है वो चांसेस हैं। दूसरी बात जो इसमें आज बात हुई है वो ये हुई है कि जी ये अफगानिस्तान की सिम है, ये मसला पहले भी रहा है सही कि अफगानिस्तान की सिम्स, बल्कि यहाँ तो चंद ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में कि वो यहाँ के ये समझते हैं, वो अहमकों के टोले में जो है वो, और बदमाशिया, उनके टेलीफोन में दूसरे मुल्कों की सिमें लगी होती हैं, और वो समझते हैं कि उनकी टेलीफोन, किसी के टेलीफोन में अमेरिका की सिम है, किसी के टेलीफोन में जो है वो बरतानिया की सिम है, किसी यूरोप के मुल्क की सिम है, तुर्की की सिम है। ये वो समझते हैं कि उनका व्हाट्सएप रिकॉर्ड नहीं हो रहा, टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो उन बेवकूफ़ों को ये मैसेज है कि टेलीफोन रिकॉर्ड होता है चाहे जो भी सिम हो, और व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड होता है, स्काइप भी रिकॉर्ड होता है। बहरहाल ये जो है तो ये जो सिमें हैं ना, लेकिन ये सिम्स जो अफगानिस्तान की सिम्स, ये पहले भी इशू जब, और ये कई सालों से चल रहा है कि वहाँ की सिम्स यहाँ की वहाँ, और उसके नतीजे में पता नहीं चलता कि ये बंदा जो है, क्योंकि पुराने टेलीफोन हैं जिन पे GPS सिस्टम नहीं है, तो ये पता नहीं चलता कि ये कॉल इस तरफ से आ रही है, उधर से आ रही है, तो इस सिमों को ब्लॉक करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब कैसे होगा, हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा। मैं उसकी वजह मैं देखें, ये जो बॉर्डर बंद हुआ है ना, लोग बड़े यहाँ पे बड़े परेशान हैं कि जी किस तरह से होगा, कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। जब रियासतें तय कर लेती हैं ना इशू को, तो फिर वो खो जाते हैं चीज़ें, उसको लोग भी कोऑपरेट करते हैं। जो यहाँ पे हमारे मेहमान हैं इतने सालों से अफगान, सारे तो गैर कानूनी कार्रवाइयों में नहीं है ना, लेकिन यह है कि उनका अब चूँकि उनके यहाँ, जो मैंने पहले भी बात की थी कि एक अमन कायम हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं उनके, तो उनको चाहिए कि वो वापस जाएं, और वो वापस जाएंगे तो अक्सरियत उनमें से तो ऐसी है जो अमन पसंद है और मोहब्बत करती है पाकिस्तान से, लेकिन चंद जराए पेशा अफराद जो रजिस्टर भी नहीं है, और जो तो उनकी वजह से फिर, और वो अच्छा भी है कि सब जाएं ताकि अपने मुल्क को तामीर करें। बिल्कुल।
अच्छा, दूसरी मैं ये एक बात जो कह रहा हूँ वो जी। इसलिए मैं इसके ऊपर काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टेक होल्डर ज़्यादा हैं। ठीक है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज 9th स्लाइड, वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो ट्रांस सोमालियन फोरम हुआ है जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए हैं वांग ली के साथ, जो कि चाइना का, उन्होंने कहा है कि जी टेरर थ्रेट टू चाइना इज चैलेंज टू अवर ओन, अफगानिस्तान तालिबान लीडरशिप प्लेजेस टू बीजिंग इन एपरेंट फर्स्ट। एपरेंटली पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की है। अमीर खान मुत्तकी जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कहा है कि इफेक्टिव गारंटी ऑफ चाइनीज़ नेशनल सेफ्टी इन द कंट्री, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ पर भी अटैक हुआ है। चाइना के सफ़ीर वहाँ पे गए हैं कुछ अर्सा पहले। पाकिस्तान, रशिया, चाइना उन मुल्कों में से जिनके सफारती ताल्लुकात, सफारत खाने वहाँ पे फाल रहे हैं। हमारे किसी भी मरले पे उनके साथ ये हमारा ये विड्रॉल या उसके बाद, तो पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो और ये मसले मसाइल उनके कम हो, लेकिन कॉपरेट उन्हें भी करना पड़ेगा। लेकिन चाइना ने दरमियान में जो बात की है वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने कहा है कि टेरर थ्रेट टू चाइना इज चैलेंजिंग टू अवर ओन। ये अफगानिस्तान ने चाइना को यकीन दहानी करवाई है, और ये बात जहन में रखें कि चाइना जो है उसको यहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान और उससे पहले, तालिबान के आने से पहले भी यहाँ पर मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुप काम करते रहे हैं जो कि इस पूरे ख़ित्ते में अफरा तफरी फैलाते रहे हैं, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे वो तुर्किस्तान हो। तो ईस्ट तुर्किस्तान एक मूवमेंट चलती रही है, चाइना के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती रही है, और उसको ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट है उसको ये जो शुमाल मगरबी चीन का शिंगयांग का इलाका है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जी ये तुर्क कबाइल हैं, ये यानी इनका तुर्क ओरिजिन है, ये तुर्क कबाइल जो यहाँ पे आके आबाद हो, तो वो यहाँ पर वो अलहदगी की बात करते हैं। तो अलहदगी की बात करते हैं और एक दहशतगर्द तंजीम इनको करार दे दिया था। इनके हसन मासूम इनका एक लीडर था, वैसे तो ये 40 की दहाई में बनी थी, लेकिन हसन मासूम जो है ये चाइना में गिरफ्तार भी हो गया था, और ये जो है ये हसन मासूम तुर्किस्तानी, इसने फिर 1997 में इसको एक्टिव किया दोबारा से, ये अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद उसको 2-3 साल की सज़ा हुई चाइना में, फिर ये निकल के जो है वो सऊदी अरब चला गया, और वहाँ बयान होता है कि फिर इसकी उसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई। तो अलकायदा और ये बहुत सारे ग्रुप्स, ये सारा कोई उज़्बेकिस्तान में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई ताजिकिस्तान में कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है। तो चाइना के बड़े कंसर्न्स रहे हैं कि यहाँ तो ये जब से यहाँ से इनखला हुआ है तो उसके बाद से यहाँ पे ये जो ये यूगर्स हैं, बुनियादी तौर पे यूगर्स हैं जो कि अपने लिए कहते हैं कि यहाँ पे एक अलग मुल्क इस्लाम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया था 2002 में, लेकिन फिर ट्रम्प दौर में इनको वापस उसमें से लिस्ट में से निकाल लिया गया। और इनकी जो वर्ल्ड यूगर कांग्रेस है वो उसकी बाकायदा वेबसाइट है, सही, और उसके ऑफिसेज कई मुल्कों में काम भी कर रहे हैं, और वो फाल भी है वहाँ पे, और वो एक दहशतगर्द तंजीम है बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब ये जो इसको अगर समझना हो ना 2021-22, यानी मैं विड्रॉल के बाद की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन विड्रॉल के बाद कि मैं यहाँ पे चाइना के अच्छा उस वक्त ये भी मारा था ना, हसन मासूम को मार दिया था पाकिस्तान की फ़ौज ने एक ऑपरेशन के दौरान। तो उस ज़माने का मैं BBC ये आपको 2003 का दिखा रहा हूँ, ये 23/12/2003 को ये मारा गया था हसन मासूम। अच्छा, और इसको यहाँ पे पाकिस्तान में मार दिया था, और ये उस ज़माने का ये BBC है, ठीक है। द मैन चाइना पुट ऑफ टेररिस्ट वांटेड शॉट इन पाकिस्तान आर्मी एंड चाइनीज़ स्टेट मीडिया। ये शौकत सुल्तान साहब, मुझे याद है कि शौकत सुल्तान साहब ने ये ऐलान किया था उस वक्त, ठीक है, शौकत सुल्तान साहब ने ये ऐलान किया था। अच्छा, जो ISPR को हेड कर रहे थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 2021 सिर्फ पिछले साल को अगर देख लें तो ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, वाई इज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अ ग्लोबल थ्रेट। वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये ग्लोबल थ्रेट है, और फिर वो उन्होंने नीचे पूरा इनकी हिस्ट्री बताई है
कि 200 से 300 मेंबर्स इनके अभी अफगानिस्तान में हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने ग्राफिक्स ग्लोबल टाइम्स ने 2021 में दिखाए थे। इन्होंने कहा था कि ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के 200 से 300 लोग अभी तक अफगानिस्तान में हैं, 2021 में कहा था। फिर उन्होंने ये कहा था कि 1000 से 5000 जो हैं उनका इस्लामिक स्टेट, ये दाइश के साथ कॉन्टैक्ट है और वो चाइना छोड़ के दाइश में शामिल हुए हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि अलकायदा के साथ भी इनके रवाबित हैं। फिर उन्होंने कहा था तुर्की, पाकिस्तान, सीरिया इधर उधर फैले हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा था कि ये एक एनजीओ के अंडर के उसमें काम करते हैं जो कि वर्ल्ड यूगर कांग्रेस है। और अमेरिका का इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका इसको बैक करता है। और ये जो है ये टेलीफोन के ऊपर जो है ये इनका रबिया कदीर, जो उसके बाद हसन मासूम के बाद जिसने टेक ओवर किया था, तो उरमची के अंदर कोई 179 लोगों की डेथ हुई थी 2009 में बॉम्बिंग से अंदर, टेररिस्ट अटैक्स में। अच्छा, तो ये उसके बाद ये है कि फिर ग्लोबल टाइम 2021 में बता रहा है हाउ बिगर सिक्योरिटी थ्रेट डज चाइना फेस एज तालिबान ड्रॉज क्लोजर टू बॉर्डर विद शिंगयांग। फिर 2021 में वो बता रहे हैं कि चाइना अर्जिज तालिबान टू डिनाउंस टेररिज्म। फिर वो बता रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि शिंगयांग सेशन इज वेस्टर्न एंटी चाइना फोर्सेस कोल्यूड इन अटैकिंग चाइना। ये मिल रहे हैं सारे चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर चाइना डेली बता रहा है 2021 में ही कि चैलेंजेस ऑफ फाइटिंग टेररिज्म इन शिंगयांग, द एनिमी इज विद इन। फिर उसके बाद जो है वो ये CGTN उनका मीडिया बता रहा है कि चाइना अर्जेस अफगान तालिबान टू फाइट अगेंस्ट ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट टेररिस्ट। फिर ये CGTN ही बता रहा है 8वीं स्लाइड के तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रेक लें टेररिस्ट फोर्सेस के साथ। तो मेरे कहने, और फिर ये वॉइस ऑफ अमेरिका जो 10वीं स्लाइड है 2020 में कि डायस्पोरा को वॉइस ऑफ अमेरिका बता रहा है कि ETIM को US टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया गया। और 11वीं स्लाइड में फिर उनका ये जो है ये चाइना की उन्होंने बताया कि वर्ल्ड यूगर कांग्रेस के अंदर US बैक्ड राइट विंग रिजीम चेंज नेटवर्क, ये फॉल ऑफ चाइना, ये सारा। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर चाइना के भी कंसर्न्स हैं कि ये यहाँ पर कौन से लोग हैं, यानी ये जो यहाँ पर एक्टिव हैं और यहाँ पर ये जो हैं ये दहशतगर्दी में मुलविस हैं। ये सिर्फ चाइना का कंसर्न, ये सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है कि अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल हो रही है, ये कंसर्न चाइना का भी है। लेकिन उसके साथ एक और वाकया हुआ है, और वो वाकया जो है मैं उसको खामा प्रेस अफगानिस्तान का मैं कोट कर रहा हूँ। और खामा, ये मैं 25वीं स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ खामा प्रेस की। और वो ये कह रहे हैं कि ईरानियन प्रोटेस्टर्स टारगेट अफगान migrants homes chanting अफगान्स मस्ट डिसअपीयर। वहाँ पर जो ईरान में मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि जी अफगानों को अब यहाँ से वापस जाना चाहिए अपने मुल्क। सही, ये ईरान में हो रहा है, ठीक है। और फिर 26वीं स्लाइड यही आज खबर आ रही है कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इमिग्रेंट्स को वहाँ से निकाला जाए, ठीक है, और वहाँ से भेजा जाए। तो ये इशू जो है ना, ये जो है। अच्छा, फिर उसके बाद पजवक अफगान न्यूज़ जो है वो ये बता रहा है कि ईरान एम्फसाइजेस रिटर्न ऑफ अफगान रेफ्यूजीज टू होमलैंड। यानी वो वहाँ पर अब ईरान, पाकिस्तान, चाइना, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब वापस जाएं। तो ये पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि वो ज़्यादा रहे हैं तो इसीलिए हमारे लिए एक उनके तादाद ज़्यादा है, उनको भेजना है, बड़े मोहब्बत से भेजना है, उसमें जराइम पेश अफराद को अलग रखना है। अफ़गानिस्तान के अफ़गान यहाँ पे जो महाजरीन आए उनमें से अक्सरियत अमन पसंद है। उन्होंने इस मुल्क में जितना अर्सा क़याम किया, यहाँ की तामीर में, यहाँ की तरक्की में, यहाँ के कारोबार में बड़ा उनका रोल है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए ना, ताकि उसमें पता तो चले कि ये बंदा, इसके पास पासपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, अफगान का पानी का है कौन। तो ये एक तरीके के साथ नादरा और पासपोर्ट और इमिग्रेशन तरीके के साथ, ये नहीं कि उठा के धक्के दे रहे हैं, नहीं, तरीके से कुछ लोग जा रहे हैं आराम से, प्यार मोहब्बत से उनको यहाँ से एक सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। और इसके नतीजे में वो वहाँ जाएंगे। एक मेहनतकश कौम है, ज़बरदस्त कौम है, तो वो अपने मुल्क की फिर तरक्की में वो रोल प्ले करेंगे यहाँ से जाके। और ये जो स्मगलिंग और ये सारा मामला यहाँ से शुरू, जिसमें यहाँ पर भी सहूलतकार बैठे हैं ना, ये कराची बंदरगाह से जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो बंदरगाह में बड़े मासूम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, कराची पोर्ट को जो देख रहे हैं और जो क्लियर कर रहे हैं कि ये कंटेनर निकलेंगे, तो वहाँ से शुरू हो रहा है। जो अपेक्स कमेटी का इजलास आज हुआ है, इसमें यकीनन ये बात डिस्कस हुई होगी ना कि वहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद तो ये पूरा जो एक नेटवर्क है इसको काबू करना है।
दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तो इसको ध्यान में रखें कि ये चाइना का कंसर्न भी है। ये 2 दिन मीटिंग जारी रही है, आज ख़त्म हुई है कुछ देर पहले, और इसका यकीन अलामिया आएगा तो उस अलामिया को हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसमें यही बात है कि भाई ये यहाँ पर अब जो है ये ज़्यादा यहाँ पर दहशतगर्दी, ज़्यादा क्या थोड़ी दहशतगर्दी भी बर्दाश्त, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं, बड़े यहाँ पर बेल्ट एंड रोड आना है यहाँ पर। अच्छा, अमेरिका भी यहाँ से गया, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अमेरिका भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मौजूद है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चाइना आ गया है तो अमेरिका भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मौजूद है। उनसे भी यूरोप की कंपनीज हैं, अरब ममालिक आ रहे हैं, बाकी लोग हैं सारे। लेकिन यह है कि ये जो इंडिया थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है, सही जज्बाती हो गए, और मुझे नहीं पता कि क्यों जज्बाती हो गए, लेकिन जज्बाती हो गए। और वो जज्बाती इस तरह से हो गए हैं कि यहाँ पे जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, डॉन ब्लूम, वो सैरवर करने के लिए कभी वो आज़ाद कश्मीर चले जाते हैं, कभी वो गवादर का भी चक्कर लगाया था उन्होंने, वो गिलगित बल्तिस्तान भी गए। तो अब वहाँ तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो NDTV जो है उन्होंने 22वीं स्लाइड, रिस्पेक्ट अवर सॉवरेनिटी, इंडिया आफ्टर US एनवॉय विजिट्स गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया तो वहाँ से वो जवाब दे रहे हैं, इंडिया में शोर शराबा खड़ा हो गया कि ये तो हमारा इलाका है, जम्मू कश्मीर जो है ये इंडिया का हिस्सा है, तुम आप पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर और वहाँ जा रहे हो, उसका मतलब है कि आप मानते हो कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए ना, ये बड़ी सेंसिटिव बात है। अमेरिकन एम्बेसडर का गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर का दौरा करने का मतलब ये है कि वो इंडिया कैसे देख रहा है इसको, ये देखें ना आप। जी सर। अच्छा, हिंदू कह रहा है US कन्वेज कंसर्न टू US, 23वीं स्लाइड, ओवर अमेरिकन एनवॉय टू पाकिस्तान विजिट टू गिलगित बल्तिस्तान। यानी कैसे गए हैं, हिम्मत कैसे हुई, ये तो इंडिया का हिस्सा था, रिस्पेक्ट अवर सॉवरेनिटी। अच्छा, ये एक मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है इसके ऊपर जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन जज्बाती हो गए हैं कि अमेरिकी सफीर वहाँ क्यों गए हैं भाई। मतलब अमेरिकी सफीर गिलगित बल्तिस्तान जा नहीं सकते, वो गिलगित बल्तिस्तान वो पूरा हमारा इलाका, बल्कि मकबूजा कभी मतलब सही, बल्कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर को मेरा तो ख्याल है कि मकबूजा कश्मीर कभी चक्कर काट के आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर इतना रिएक्शन वहाँ पर आया है कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने इसको बड़े जज्बाती अंदाज में लिया। क्या वक्फा लें, उसके बाद बात करें। नाज़रीन, वापस आएंगे और बात करेंगे निगरान हुकूमत की जानिब से जो कहा गया 21 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है और तुर्कम से अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या इसमें भी उबहम है? देखें, अभी तक तो आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, लेकिन उबहम देखें, एक तो ये हमारे यहाँ आपको पता है ना, नशा वगैरह लोग करते हैं, ये सारा ये एक तो ये नशा होता है, एक ये है कि वो कहा जाता है ताकत का नशा है। सही। अच्छा, फिर ये है कि कहा जाता है कि पैसे का नशा है, फिर ये कहा जाता है कि कोई शक्ल बहुत अच्छी हो तो उसका नशा है, हुस्न का नशा है। ये मरीम औरंगजेब साहबा के 3-4 साल पहले उन्होंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ एक नशा है। अब मैं आज तक उसका ये मैंने एक दफ़ा उनसे भी पूछा कि इसकी तरह तशरीफ़ फरमाएं कि इसका ये क्या मतलब है इसका। उन्होंने कहा एक नशा है। तो वो नशा जो है वो बस सब हैं, अब इस जुमले को जैसे भी लिया जाए, लेकिन वो आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक की इतलात है कि वो आ रहे हैं और उन्होंने लेकिन आगे क्या होगा, अब इन दिनों में क्या होगा, मतलब ये अभी जब तक वो आ नहीं जाते तो उस वक्त तक कानूनी रास्ता क्या होगा, कैसे बात आगे चलेगी, तो हम उनको उनके मुद्दे दे रहे पाकिस्तान में। अच्छा, खबर बहुत, अगर आप समझ रहे कि ग्लोबल लेवल पे कौन सी खबर है, बहुत बड़ी खबर, बहुत, इसको आप इस साल की खबर कहें, इन 5 सालों की खबर कहें, अगले 5 सालों की खबर कहें, वो खबर जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट की है, 15वीं स्लाइड। और वॉशिंगटन पोस्ट को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इनकी खबर ही फिर पूरी दुनिया में चल रही है, और वो ये है कि व्हाइट हाउस प्लानिंग फेस टू फेस मीटिंग विद शी जिनपिंग इन कैलिफोर्निया। बाइडन जो हैं उनके साथ मुलाकात की तैयारी हो रही है। प्रेसिडेंट बाइडन के साथ प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं वो नवंबर में वहाँ पर जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा है आईपैक का, उसमें वो शायद जाएं खुद चाइना के प्रेसिडेंट और वहाँ पे बाइडन से मुलाकात करें, और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं बकौल वॉशिंगटन पोस्ट के। और वांग ली जो कि अभी पाकिस्तान और जो वज़ीर ख़ारजा हैं चाइना के, जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो ट्रांस हिमालयन जिन्होंने फोरम भी किया है, और उनकी मुलाकात जैक सलिवन से हुई थी माल्टा में चंद रोज़ पहले खामोशी से, फिर एंथनी ब्लिंकन वहाँ गए, फिर बाकी लोग गए। तो क्या ये
मामला जो है ये, क्या शी जिनपिंग और जो प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होगी वहाँ पे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ठीक है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये हो सकता है वियतनाम भी रुके हैं, तो वियतनाम में जो है, वियतनाम भी तैयारियां कर रहा है इस वक्त। और ये मैं फिर यूएस न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि चाइना और वियतनाम प्रिपेयर फॉर पॉसिबल शी जिनपिंग विजिट टू हनोई। हनोई भी शायद अगले महीने वो रुकें और फिर आगे जाएं। अच्छा, ये यहाँ पर जो प्रेसिडेंट पुतिन है, अब एक तो मसला ये है कि जो उनके, मैं फिर वही बात कहूँगा कि इस पर नज़र षानी करें, इस पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ ना बनाएं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क के सफारतकार हैं और संजीदा लोग हैं। 18 स्लाइड जो है, CTV कनाडा का कह रहा है कि कनाडा गिवन 5 days टू रिड्यूस डिप्लोमेटिक स्टाफ इन इंडिया, मेजॉरिटी इवैक्यूएटेड सोर्सेज। और यानी उनके बहुत से लोग जो हैं वो चले गए हैं इंडिया छोड़ के, क्योंकि उनकी जानों को ख़तरा है। और ये सफारतकारों की बात हो रही है, सफारतकारों की जानों को ख़तरा है और वो वहाँ छोड़ के इंडिया से सिंगापुर और मलेशिया जा रहे हैं। NDTV 19 स्लाइड, ये अच्छा नहीं है। ये देखें, अगर अमेरिकन्स की या ब्रिटिश या कैनेडियंस की जानों को ख़तरा है, वीज़े उनके बंद हैं, वो आ नहीं सकते, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सफारतकारों का निकलना ये कोई कामयाबी नहीं है। सही। और उसके साथ ही जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने आज स्पीच की वहाँ पे। उनका एक थिंक टैंक है सूची शहर के अंदर, वो थिंक टैंक की तकरीब थी, उन्होंने खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा ये मगरिब की इमदाद बंद हो जाए ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। सही। उनको पता है ना कि ये एड रुकी हुई है अमेरिका की। और साथ ही उन्होंने इंडिया की भी तारीफ की, साथ ही उन्होंने और बहुत सारी बातें की, न्यूक्लियर के हवाले से बहुत उन्होंने सख्त बातें की। तो ये जो है, ये अब इसके ऊपर ये खुश हो रहे हैं। इंडिया टुडे कह रहा है कि जी व्लादिमीर पुतिन सेज इंडियन लीडरशिप एक्टिंग इंडिपेंडेंटली बैशेस वेस्ट। ओ भाई, वो बैशेस वेस्ट अगर कर रहे हैं तो आप तो वेस्ट के साथ हैं ना। आप वेस्ट के साथ भी मसला है, चाइना के साथ भी मसला है, इधर भी मसला है, उधर भी, तो इंडियन। अच्छा, और उसका नतीजा क्या निकला? मुझे आज इसका तरफ अफसोस हुआ देख के। टाइम मैगजीन में आज के एक आर्टिकल शाया हुआ है, और वो आर्टिकल ये है टाइम मैगजीन की बात, और टाइम मैगजीन, द टाइम। अच्छा, वो ये कह रहे हैं 27वीं स्लाइड, वो कह रहे हैं कि हाउ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट आर वेपनाइजिंग हिस्ट्री अगेंस्ट मुस्लिम्स। अच्छा, फिर आप जिक्र क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो लीडर्स थे, ये 38 के अंदर वहाँ पे जो है वो नेशनलिस्ट लीडर जो है वो सावरकर ने कहा कि मुसलमान जो हैं, जो हिंदू इंटरेस्ट को के ख़िलाफ़ होंगे, विल हैव टू पे द पार्ट ऑफ जर्मन ज्यूज़। उनको वही उनके साथ होगा जो कि जर्मनों और ने ज्यूज़ के साथ किया था। RSS सेकंड लीडर जो हैं वो गोलवारकर, उन्होंने कहा कि जर्मनी इज पर्जिंग द कंट्री ऑफ द सेमेटिक रेज, द ज्यू इज़ अ गुड लेसन फॉर अस इन हिंदुस्तान टू लर्न एंड प्रॉफिट बाय। अच्छा जी, और जेनोसाइडल कॉल्स ये दोबारा शुरू हो गई हैं। 2021 में हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं, उसने अपने फॉलोअर्स को कहा कि टू प्रिपेयर टू किल मिलियंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ये मैं टाइम मैगजीन बता रहा हूँ। वॉचडॉग ग्रुप्स इंक्लूडिंग जेनोसाइड वॉच एंड अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम कॉशन दैट साइंस ऑफ जेनोसाइड आर ऑलरेडी, जेनोसाइड कत्लेआम, ये जरा जुमले गौर करें, टाइम मैगजीन है ये। साइंस ऑफ जेनोसाइड, कत्लेआम के जो के साइंस हैं वो ऑलरेडी भारत में जन्म ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, इसको आप पूरे को पढ़ें तो कह रहे हैं मोदी इज अ लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ RSS। इससे पहले को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता, ही वॉज चीफ मिनिस्टर गुजरात स्टेट, उसके अंडर इंडिया का वर्स्ट कम्युनल। टाइम मैगजीन, ठीक है। पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ, 1000 लोग मारे गए, ज़्यादातर मुसलमान थे। इसकी वजह से उसको इंटरनेशनल मजम्मत का सामना करना पड़ा। 2005 में बैन लगा दिया अमेरिका ने, और फिर उसके बाद एक एंटी मुस्लिम स्ट्रॉन्ग मैन है, ये रेपुटेशन है, मोदी को हेल्प कर रही है। ये पूरा आप पढ़ें आर्टिकल। 2014 में 5 साल के लिए वो दोबारा जीत गया। मतलब अजीब व गरीब किस्म का। मोदी लेड द BJP अनदर इलेक्शन 2019। लेकिन ये कि many Indians including many Hindus oppose BJP, it currently enjoys unprecedented power to reshape India। अब इसको अगर तारीफ समझ। दूसरा, क्रिकेट मैच चल रहे हैं जी। क्रिकेट मैचेस के ऊपर इकोनॉमिस्ट, ये मैं वही फिर दोबारा बात है कि किसी टेबलॉइड का जिक्र नहीं कर रहा। इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी है सीज्ड एंड पॉलिटिसाइज्ड इंडियन क्रिकेट, यानी इंडियन क्रिकेट को भी सियासत की भेंट चढ़ा दी है। और वहाँ पे जो है वो नारे और ये और वो, ज़ाहिर खेलों में तो उनकी टीम अच्छी है, लेकिन यह है कि जिस अंदाज में वो यूज़ कर रहे हैं,
मोदी है सीज्ड एंड पॉलिटिसाइज्ड इंडियन क्रिकेट। क्रिकेट भी अब सियासत और नस्ल परस्ती और मज़हब का रंग और ये वो सारा वो उसका भी, आप किसी सिख खिलाड़ी को मैदान में भेजें तो वहाँ पे देखें क्या नारे लगेंगे उसके ख़िलाफ़, आप किसी दलित को भेजें, किसी और किसी क्रिश्चियन को, या किसी अजीब किस्म का एक मसला वहाँ पे, मुसलमान तो दूर की बात है। तो वो हालांकि पाकिस्तान से लोग गए हैं तो उनका बहुत से, मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा मोहब्बत से उनका इस्तकबाल भी हुआ है बहुत जगहों पे, लेकिन ये है कि वो एक अजीब सी एक सूरत हाल क्रिएट हुई है ना, बेचैनी सी वहाँ पर, उसको किस तरह ख़त्म करना है इंडियन सोसाइटी से। वो अब उनकी मेजॉरिटी तो प्यार मोहब्बत वाली है, वो ये तो आरएसएस के लोग तो नहीं है, और वो कैसे आपस में पाकिस्तान के साथ छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, मालदीव को छोड़ दें, बांग्लादेश को छोड़ दें, अमेरिका प्योटिंग सब छोड़ दें, अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है ना मणिपुर के अंदर, इसको किस तरह से ख़त्म करना है ये उन्होंने देखना है सारा। और वेस्ट ने तो साइन ऑफ कर दिया, मुझे लगता है वेस्ट तो मुझे लगता है कि साइन ऑफ कर दिया है, और ये वेस्ट जो है ये साइन ऑफ करने के बाद जो है वो अच्छा यूक्रेन के बारे में अजीब मामला है। यूक्रेन के बारे में वो जो उनके साबिक जो यूरोपीय यूनियन के सरबराह उन्होंने कहा है कि यूक्रेन टू करप्ट टू ज्वाइन ईयू। टेलीग्राफ को मैं कोट कर रहा हूँ, ये जीन क्लॉड जंकर जो हैं इन्होंने कहा है कि बहुत सख्त ये करप्ट है, ये तो ईयू में आने के काबिल ही नहीं है। और वहाँ पर जो अलहम्रा में जो मीटिंग चल रही थी उसमें भी आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। वो हंगरी एक तरफ है, पोलैंड भी एक तरफ है, और ये पोलैंड के तो इलेक्शन से पहले ही वो हुकूमत दोबारा आ रही है, स्लोवाकिया एक तरफ है, जर्मन्स को बुरा भला कहा जा रहा है वहाँ पे, अमेरिका से एड बंद हुई है, वहाँ पर वो एक स्पीकर कैसे हटा, वहाँ पे क्या हुआ, वो बुध को अगले स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है, ट्रम्प साहब ने वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया अपने एक बंदा। लेकिन इशू मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि इस पूरी सिचुएशन में जो एक्सटर्नल फ्रंट्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ठीक है, सही, इंटरनली भी पाकिस्तान ठीक रास्ते पे जा रहा है, सही। लेकिन बात वही है कि ये जो एक मिनट के लिए अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को हम उस पार्टी के, हम उस पार्टी के, उस पार्टी के, ये ज़हन में रखें कि बिजली का बिल अगर महंगा आएगा तो सबके घर महंगा आएगा, अगर बिजली की कीमत कम होगी तो सबके लिए कम होगी, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी, कम होगी। तो कुछ बातों पे अगर गोलियां चलेंगी, कानून हाथ स्मगलिंग होगी, हालात ख़राब होंगे तो सबके लिए होंगे, अच्छे होंगे तो सबके लिए होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत से बालातर होकर इस वक्त देखें कि खित्ते में, दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर प्लान करें, और फिर वोट और ये सारी चीज़ें, सियासी एफिलिएशन एक तरफ रखें, लेकिन यह है कि मुल्क रहेगा और रहेगा इंशाल्लाह। तो फिर सियासी जमातें भी रहेंगी, अदालतें भी रहेंगी, इस्टेब्लिशमेंट भी रहेगी, और ब्यूरोक्रेसी भी रहेगी, और अवाम भी रहेंगे, लेकिन मुल्क का रहना ज़रूरी है पहले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह रहेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।